हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम 23 और 24 दिसंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो यहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है वो पब्लिश की गई है। उसके रिलेटेड जो है आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से पहले हम जो इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपकी पब्लिश की गई है, किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो ये आपकी 18th नंबर की जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई है। तो ये पब्लिश की जाती है आपकी बाइएनियल बेसिस पे, मतलब जो 1987 से लगातार इसको हर 2 साल बाद जो है इसको रिलीज़ किया जाता है। तो जो पिछली रिपोर्ट थी वो पब्लिश की गई थी 2021 की। तो इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो टोटल एरिया वो कितना एरिया है इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें से 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में से 8,87,356.95 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो क्या है? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो इसमें से यहाँ पे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों इंक्लूडेड है, जो कि कितने परसेंट है हमारे टोटल एरिया का? 25.17%। 25.17% जो है वो टोटल परसेंटेज के टर्म में दिया गया है आपको। तो अब जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर। और जो ट्री कवर है उसमें वो कितना है? 1,12,014.34 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है, जिसमें से जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना इंक्रीज हुआ है? देखो यहाँ पे आपको याद रखना है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों अलग अलग हैं। ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों अलग टर्म्स हैं। तो ट्री कवर आपका जैसे मे भी आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हो फॉरेस्ट में, मे भी आप नहीं भी इंक्लूड कर सकते। तो ऐसे ट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन एरिया में ट्रीज लगे हैं तो वो फॉरेस्ट में नहीं आते। तो फॉरेस्ट एरिया एक अलग एरिया होता है, जो 1 हेक्टर से ज़्यादा एरिया होता है उसको हम फॉरेस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो ये डिफरेंट होता है। तो आपको याद रखना है जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना इंक्रीज हुआ है हमारा? 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ हमारा किसका? फॉरेस्ट कवर का। और जो ट्री कवर है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 156.41 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कंपैरिजन किया गया 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी 2023 की रिपोर्ट को कंपेयर किया किसके साथ? 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग के साथ। तो जो मैक्सिमम इंक्रीज जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में देखा गया वो कहाँ पे देखा गया है हमारा? छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान में। तो ये टॉप 4 स्टेट्स हैं जिसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ वो कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। तो उसके बाद जो फॉरेस्ट कवर जो कि फॉरेस्ट कवर जिसमें यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात की गई थी ऊपर, और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? फॉरेस्ट कवर की, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर देखा गया वो कहाँ पे देखा गया? मिजोरम, और उसके बाद गुजरात और उसके बाद उड़ीसा में। तो जो टॉप 3 स्टेट्स जो है वो कौन कौन सी है? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा उसमें किसने टॉप किया है? मिजोरम ने। तो कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ? 242 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऊपर वाले में फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात की जा रही थी, यहाँ पे आपकी किसकी बात की जा रही है? सिर्फ फॉरेस्ट कवर की। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा आता है जो सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट और ट्री कवर में, वो किस कहाँ पे डिक्रीज हुआ है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, लद्दाख में और नागालैंड में। तो सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज देखने को मिला है वो कहाँ पे देखने को मिला है? मध्य प्रदेश में। कितना एरिया डिक्रीज हुआ है? 612.41 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हमारी जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जो कि फॉरेस्ट और ट्री कवर में जिन्होंने टॉप किया है, तो सबसे पहली जो स्टेट है वो कौन सी है? मध्य प्रदेश, जिसमें कितना एरिया है? 77,073 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो पाया जाता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी जो यूपीएससी है उसने ऑलरेडी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया एक बार फॉरेस्ट कवर के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कितना एरिया है अरुणाचल प्रदेश का? 65,882 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हमारा अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखोगे फॉरेस्ट कवर का, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। तो जब लगभग 91.33% जो फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पे है आपका परसेंटेज वाइज? किसका ज़्यादा है? लक्षद्वीप का। तो उसके बाद उसको फॉलो किया है मिजोरम ने, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये आपका डाटा दिया गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो कंट्री का जो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है वो कितना पाया जाता है? 7,285.5 मिलियन टन, जिसमें जो कि दर्शा रहा है आपको 81.5 मिलियन टन जो है आपका कार्बन स्टॉक, जो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ है।
तो हमारा टोटल कंट्री का टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कितना है 7285.5 मिलियन टन। तो टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है आपकी टॉप 3 स्टेट्स हैं। तो उनके बाद आती है हमारी महाराष्ट्र। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना कार्बन स्टॉक है, हमारा फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कितना है 1021 मिलियन टन। तो इंडिया का जो टोटल कार्बन स्टॉक है वो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है। तो ये क्या है, इंडिया का टोटल कार्बन स्टॉक, तो वो कितना है 30.43 बिलियन टन। तो ये जो बेस ईयर हमारा 2005 से वहाँ उससे इंक्रीज़ किया गया, लगभग 2.29 बिलियन टन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके बाद जो वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया जो कि कितना है हमारा 60,285.61 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसमें से 44,043.99 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा क्या है, फॉरेस्ट कवर है। तो इसके बाद जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है 1,74,394.70 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 67% है हमारा जियोग्राफिकल एरिया का। तो इंडिया जो मैनग्रोव कवर है वो कितना है 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें आपको नेट डिक्रीज देखने को मिला है। तो जो गुजरात है उसमें भी मैनग्रोव कवर में डिक्रीज देखने को मिला है, वो कितना 36.39 स्क्वायर किलोमीटर का जो मैनग्रोव कवर है वो डिक्रीज़ हुआ है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इंक्रीज़ हुआ है, आंध्र प्रदेश में लगभग 13 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है और महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट कितना 12.39 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो जो मैनग्रोव कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर आप इसको ये जो पैरामीटर्स है 2013 से लेकर 2023 तक अगर आप सभी पैरामीटर्स को देखोगे तो जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ किया गया है। तो कितना इंक्रीज़ किया गया है 16,630.25 स्क्वायर किलोमीटर, और जो ट्री कवर है वो कितना इंक्रीज़ किया गया है 20,747.34 स्क्वायर किलोमीटर, और मैनग्रोव कवर जो है वो भी इंक्रीज़ किया है 296.33 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के। तो अब हम ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 25.17% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो एरिया वाइज जो टॉप 3 स्टेट है वो कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेडएक्स मिशन। तो स्पेडएक्स मिशन क्या है आपका और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये आपका जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो स्पेडएक्स मिशन में है क्या, ये मिशन में क्या किया जाएगा, 2 स्पेसक्राफ्ट होंगे, 2 सैटेलाइट्स होंगी। जैसे मान लो ये 2 सैटेलाइट्स हैं, इनको क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो प्राइमरी और इसको क्या बोला जाता है, जब कनेक्ट किया जाता है इसको बोला जाता है डॉकिंग। तो स्पेस डॉकिंग की जाएगी। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है ये हमारा। तो डॉकिंग जो हम 2 सैटेलाइट्स को क्या करते हैं स्पेस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम डॉकिंग बोलते हैं। तो ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया का अभी एम है हम क्या करेंगे एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे बाहर स्पेस में। तो अगर आपके पास ये डॉकिंग सिस्टम नहीं है अगर आपके पास, तो आप क्या अंतरिक्ष जो संस्थान है जो स्पेस स्टेशन है वो नहीं बना सकते। तो डॉकिंग फैसिलिटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेस स्टेशन के लिए। तो जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के अंदर वो क्या है, डॉकिंग करना। और जो हमारा सेकेंडरी मोटिव वो क्या है कि हमने क्या करना है इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफ़र करना है एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट में। तो ये हमारा क्या है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो ये लॉन्च किया जाएगा हमारा किसके थ्रू, PSLV C60 के द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेंडेजिव्स जो कि अलाइन करेगा 2 स्पेसक्राफ्ट को, डॉकिंग मतलब कनेक्ट करेगा और अनडॉकिंग मतलब डिस्कनेक्ट करेगा दोनों स्पेसक्राफ्ट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको याद रखनी है। तो इसके अलावा आपको सिर्फ मिशन के बारे में पता होना चाहिए कि इस मिशन का क्या काम है, इसका वर्क क्या है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो द स्पेडएक्स इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इसरो की मिशन है ना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो इट इज़ एम्ड एट डेवलपिंग ऑटोनोमस स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है और हाँ ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन जाएगी। तो जो पहली कंट्री थी वो कौन थी, सोवियत यूनियन। तो इसने ये कारनामा कब किया था 1967 में। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पनामा कैनाल। तो यहाँ पे पनामा कैनाल के लिए 2 स्टेटमेंट दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट वो क्या बोलती है, इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स एंड कंप्लीटेड इन अगस्त 1914। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो पनामा कैनाल है ये आपकी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी 1914 में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, इट इज़ अ मैन मेड वेट वाटरवे दैट कनेक्ट द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कनेक्ट करेगा आपके अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है ये पनामा कैनाल। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो पनामा कैनाल में के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट जो अभी इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, इसको जो पनामा कनाल का कंट्रोल है उसको फिर से गेन करेंगे। तो ये जो आपका पनामा कैनाल थी, ये आपकी बनाई गई थी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, और अगस्त 1914 में ये कंप्लीट हो गया था ये आपका प्रोजेक्ट। तो अभी इसका जो कंट्रोल है, जो इसकी ऑनरशिप और एडमिनिस्टर किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, पनामा के द्वारा। तो 1914 से लेके 1979 तक जो कंट्रोल था वो किसके पास था, यूनाइटेड स्टेट के पास था। लेकिन 1979 के बाद लोकल एजिटेशंस होते हैं, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एक पनामा कैनाल कमीशन बन जाती है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट और पनामा के दोनों के मेंबर जो थे उस कमीशन में थे, तो उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब 31 दिसंबर 1999 को क्या किया गया, कंप्लीट कंट्रोल जो है वो दे दिया गया पनामा को। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इस्थमस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर। अब ये यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपने सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी से अगर बाय सी रूट जाना होगा, तो अगर आपका पनामा कैनाल जो है अगर नहीं होती, तो आपको गोल घूम के जाना पड़ता था साउथ अमेरिका को, कॉन्टिनेंट को यहाँ से क्रॉस करके, तो यहाँ से जाना पड़ता है, जैसे रेड लाइन में देखा जा सकते हो अब। तो अगर आप पनामा कैनाल की वजह से क्या हुआ, इस जो रूट में इसको शॉर्ट कर दिया गया, और अब आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वो आप जा सकते हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रूट है, यहाँ से ट्रेड करना ईजी है। तो इसलिए जो है यूएसए जो है वो इसका कंट्रोल लेना चाहता है। तो अगर आप सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क सिटी में बाय सी रूट जाना चाहते हो, तो आप इस रूट को के थ्रू जा सकते हो। तो अब यहाँ पे इस्थमस एक जो वर्ड आता है, तो इस्थमस का क्या मतलब होता है, इस्थमस ऐसे दो मास को ज्वाइन करता है। जैसे मान लो ये कोई दो मास हैं, दो मास मतलब दो टेरिटोरियल एरियाज हैं, जिनको कनेक्ट किया जाता है एक पतले से लैंड मास से। तो इस पतले से लैंड मास को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ऊपर क्या सिर है, बॉडी के ऊपर सिर है, बीच में आपका आता है नेक, और नीचे आता है आपका धड़। तो आपकी बॉडी को हेड के साथ कौन ज्वाइन करता है, नेक। तो नेक यहाँ पे इस्थमस का रोल प्ले करता है। तो वैसे ही दो टेरिटोरियल एरिया में एक पतली से जो लैंड मास होता है जो कनेक्ट करता है दोनों लैंड मासिस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी आपकी वो क्या थी, इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स एंड कंप्लीटेड इन अगस्त 1914। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये किसके द्वारा बनाई गई थी, अमेरिका के द्वारा, यूएस के द्वारा बनाई गई थी, ना कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये एक मैन मेड वाटर भी है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी ट्रू स्टेटमेंट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट दी गई है। तो रिसेंटली अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करने की कोशिश की जा रही है राज्यसभा में। तो आर्टिकल 63 जो है वो बोलता है कि हमारे यहाँ हमारे इंडिया में क्या होना चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये किस आर्टिकल के अंदर बोला जाता है, आर्टिकल नंबर 63 के अंदर। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 66 के अंदर मेंशन किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे 4 क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं। जो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है वो क्या है, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर ऑफ एज। एंड थर्ड इज he must be qualified to be elected as a member of Rajya Sabha. And third is the candidate must not hold any office of profit. अगर कोई पर्सन ये इन चारों कंडीशंस को फॉलो करता है, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आर्टिकल 67 क्लास बी जो है वो बोलता है कि अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट को अगर आपने रिमूव करना है, तो राज्यसभा में रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा आपको विद इफेक्टिव मेजोरिटी। अब यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, मान लो राज्यसभा में 245 मेंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, तो 10 मेंबर जो है वो वेकेंट है, 10 मेंबर जो सीट्स हैं वो वेकेंट है। तो उसमें से अब कितनी सीट्स बच गई, 245 माइनस 10, 235। तो ये 235 सीट का मेजोरिटी आपको लेनी है। तो 235 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कर दोगे तो आपका कितना आएगा, 118। तो ये आपकी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये आपको याद रखना है। आप वैकेंसी को माइनस कर दो और आपकी क्या बचेगी, इफेक्टिव मेजोरिटी बचेगी। तो अब ये जो इफेक्टिव मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास करना है, और उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है ये लोकसभा के द्वारा भी एग्री किया होना चाहिए, लोकसभा के द्वारा भी पास किया होना चाहिए बाई सिंपल मेजोरिटी। और इस रेजोल्यूशन को लाने से पहले एक 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, 14 डे नोटिस देना पड़ता है, और उसके बाद जो है आप जो है इस जो रेजोल्यूशन को, रिमूवल रेजोल्यूशन को पास कर सकते हो। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है, आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 63 बोलता है, ना कि आर्टिकल 64। तो नेक्स्ट जो है आपकी
वो पर्सन जो है 35 साल का होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिमली पाल टाइगर रिजर्व। तो सिमली पाल टाइगर रिजर्व के रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी गई है। तो सिमली पाल टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज़ में है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक फीमेल टाइगर थी, वो उड़ीसा से चलती हुई गई कहाँ पे, तो अभी जो फीमेल टाइगर है वो उड़ीसा से कहाँ पे चली गई, वेस्ट बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। मतलब घूमते घूमते वो कहाँ पे पहुँच गई, वेस्ट उड़ीसा से वेस्ट बंगाल में पहुँच गई। तो इसलिए ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो न्यूज़ में। तो ये आपकी जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे आपकी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की, वहाँ पे पाई जाती है आपकी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व कब, 1956 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। तो ये जो 2009 में इसको यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व है उसका उसमें भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये किसका पार्ट भी है, वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। इसके बाद ये जो एक मेलेनिस्टिक टाइगर्स जो हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये सिर्फ यही प्लेस है जहाँ पे ये टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। अब ये टाइगर कौन से होते हैं, इसमें एक्चुअली जो स्ट्रिप्स होती हैं टाइगर के ऊपर, जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं वो काफ़ी डार्क होते हैं, जिसकी वजह से वो टाइगर है वो ब्लैक दिखता है। तो वो ऐसे वाले जो टाइगर्स हैं वो सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके सिमली पाल टाइगर रिजर्व में। तो ये आपको पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसकी डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, ये कहाँ पे पाया जाता है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा की। और इसके बाद जो हमारी एक ट्री जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, और ये ट्री कौन सा पाया जाता है, साल ट्री जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो इसके अलावा आपको 1078 प्लांट स्पीसीज जो है वो आपको मिल जाएंगी, जिसमें से 94 स्पीसीज जो है वो ऑर्चिड्स की स्पीसीज है। मैमल्स जैसे कि लेपर्ड मिल जाएगा आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, टाइगर रिजर्व में गोर, एलिफेंट, बार्किंग डियर, स्पॉटर डियर, स्लॉथ बियर, लंगूर, मंगूज, पंगोलियन, फ्लाइंग स्क्वायर, पार्कुपाइन। तो रेप्टाइल्स हो गए जैसे पाइथन, मोनिटर लिजर्ड, टर्टल्स हो गए। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको जो ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पे मिलती हैं वो कौन कौन सी है, कोला ट्राइब, संथल, भूमिजा, बाटूडी, गोंड ट्राइब, खाड़िया, मनकड़िया एंड सहारा ट्राइब। तो ये यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो इसके बाद जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो किसके अंडर बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर बनाई गई थी। और ये अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था 2005 में। तो यहाँ पे आपकी जो पहली स्टेटमेंट है, द सिमली पाल टाइगर जो इज सिचुएटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क बाय यूनेस्को। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये रिकॉग्नाइज की जाती है एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका क्या है सही करेक्ट ऑप्शन, क्या है, ए, वन ऑनली। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एरोजेल। तो एरोजेल के रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट देखी है। पहली स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, दे आर नॉट पोरस एंड वेरी हाई इन डेंसिटी, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज दे आर आल्सो नॉन एज सॉलिड एयर और फ्रोजन स्मोक। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो होगा करेक्ट है। तो अभी ये एरोजेल अभी जो रिसर्चर्स हैं हमारे पुणे के, उन्होंने डेवलप की है एक हाइब्रिड एरोजेल जो कि क्या कर सकती है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकती है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो 99% तक आप क्या कर सकते हो, गोल्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कहाँ से, ई वेस्ट जो होता है वहाँ से। तो ये किस टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो, जो हाइब्रिड एरोजेल है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो गोल्ड को। तो एरोजेल्स क्या होती हैं, एरोजेल्स आपको एक सॉलिड मटेरियल होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाइट होता है। तो एरोजेल में जो सॉलिड जो आपको ये मटेरियल होता है इसमें क्या होती है, स्पेसिस होती है, बड़ा ज़्यादा पोरस होता है। तो इसमें पोर्स होते हैं बहुत सारा सारे, और ये क्या होती है, बहुत ही कम डेंसिटी, लो डेंसिटी के जो है ये मटेरियल होता है। तो जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड एयर भी बोला जाता है या फ्रोजन स्मोक भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोरस, हाईली पोरस होता है, और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए ये एक एब्जॉर्बेंट का काम भी करता है। तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो ऑयल स्पिल हो गया, जहाँ इन्वायरमेंट को अगर हमने क्लीन करना है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी इसका यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, एक हाइब्रिड एरोजेल का गोल्ड को सेपरेट करने में इसका यूज़ किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हम गोल्ड को क्या कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसके यूजेज याद रखने हैं, क्योंकि ये यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ सकता है, उसके यूजेज पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर नॉट पोरस एंड वेरी हाई इन डेंसिटी, तो ये स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है आपको दी गई है, जो दे आर आल्सो नोन एज सॉलिड एयर और फ्रोजन स्मोक, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये आपकी अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। तो ये आपकी क्या है, एक मेडिसिन है जो कि आपकी ये ट्रीट करती है, आपके जो मलेरिया हो गया, आर्थराइटिस की बीमारी हो गई, या फिर ल्यूपस हो गया, उसको क्या करती है, ट्रीट करने में इसको यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करता है एक्चुअली,
होता क्या है, ये जो जितने भी आपकी डिजीज़ हैं, इनमें क्या होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी जो है वो आपको लग जाती हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम है उसके बढ़ने की वजह से होता है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस इम्यून सिस्टम एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कौन सी दवाई देते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, रिड्यूस करती है, उसको बढ़ाती नहीं है, रिड्यूस करती है, जिससे क्या होती है, ये जो मलेरिया जैसी या आर्थराइटिस जैसी जो बीमारी है ये ठीक हो जाती हैं। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि एक जो फ्रेंच रिसर्चर थे उन्होंने पब्लिश किया था एक डाटा, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, अगर हम उसको कंबाइन करेंगे जिथ्रोमाइसिन से, तो हम सार्स कोव 2 जो वायरस है उससे हम लड़ सकते हैं। तो इस जो ये जो आपकी रिपोर्ट है इसको क्या, ये बहुत कंट्रोवर्सी में रही, जिसकी वजह से अभी न्यूज़ में थी। तो अब आपको ये याद रखना है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ये आपको लीवर डैमेज कर सकती है आपकी, ठीक है। आपके इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक हो जाएगा तो उसको वीक कर सकती है। आपके कार्डिक आर्थीमिया का रिस्क हो सकता है। तो ये कुछ आपके क्या थे, लिमिटेशन थी, तो जिसकी वजह से ये जो मेडिसिन आपकी कंट्रोवर्सी में रही है। तो ये कौन कौन सी बीमारी को ट्रीट करती है, मलेरिया, आर्थराइटिस और ल्यूपस जैसी बीमारी को क्या करती है, ठीक करती है। तो ये आपको याद रखने पॉइंट। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट दी गई है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो क्या ट्रीट करती है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फास्ट स्टेटमेंट है, ये मलेरिया, आर्थराइटिस और ल्यूपस को ट्रीट करती है, ना कि ट्यूबरकुलोसिस को। इट इंक्रीज इम्यून सिस्टम एक्टिविटी, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, ना कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो सार्स कोव 2 के लिए लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा आपकी। तो ये अगर आप ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाओगे तो इम्यूनिटी अगर आपकी वीक पड़ गई तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको है ना, इम्यूनिटी के रिलेटेड बीमारियां लग सकती हैं। तो इसलिए ये जो है कंट्रोवर्सी में रही है ये दवाई। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, नाइदर वन नॉट टू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेनाली फॉल्ट। तो यहाँ पे डेनाली फॉल्ट जो है वो न्यूज़ में था। तो डेनाली फॉल्ट ये यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी है, आपको पूछा गया है कि क्या ये साउदर्न अलास्का में पाई जाती है, और नेक्स्ट आपको पूछा गया कि ये जो पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है, पैसिफिक प्लेट और नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट के पास। तो ये आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे इसके मैप में। तो ये आपका डेनाली फॉल्ट यहाँ पे आता है, ये है आपका डेनाली फॉल्ट। तो ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, ये आपका पाया जाता है अलास्का में। तो अलास्का में ये यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है अलास्का। तो यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, डेनाली फॉल्ट पाया जाता है। तो आप इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैपिंग के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसमें आपको डेनाली फॉल्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो डेनाली फॉल्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो पैसिफिक प्लेट है, यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हो, जो पैसिफिक प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है, वो किसके नीचे सबडक्ट कर रही है, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ गई, इसके नीचे जो पैसिफिक प्लेट है वो क्या कर रही है, सबडक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या बन रहे हैं, फॉल्ट बन रहे हैं। अब फॉल्ट तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है रिवर्स फॉल्ट। तो अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट में जैसे मान लो ये आपका कोई लैंड मास है। तो अब क्या हो रहा है, आपकी जो ये आपका लैंड मास है, अब क्या हो रहा है, ये जो दूसरा लैंड मास है ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कौन सा फॉल्ट बन रहा है, नॉर्मल फॉल्ट बन रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका जो क्रस्ट है वो क्या होती है, एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है। तो रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा, ये जो आपका लैंड मास होगा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ये दोनों जो आपकी जो क्रस्ट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इसमें क्रस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसमें क्रस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो नेक्स्ट हमारी आती है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो ये आप देख सकते हो, ये वर्टिकल मूवमेंट हो रही है दोनों में। नॉर्मल फॉल्ट में जो लैंड मास है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और रिवर्स फॉल्ट में वो ऊपर की तरफ उसको जा रहा है। तो स्ट्राइक स्लिप में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये इस साइड को मूव कर रहा है, ये लेफ्ट राइट में मूव कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टली जो है मूव करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्ट थे जो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, ऑकर व्हेन टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली, जैसे मैंने आपको बताया इस फिगर में देख सकते हो, वो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को स्लिप करते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट, कैलिफोर्निया में पाया जाता है ये, आपके यूएसए में। तो ये आपकी एग्जांपल है इसकी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की। तो नॉर्मल फॉल्ट की एग्जांपल जो है, जो आपकी ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट जोन है, वो आपकी क्या है, एग्जांपल है किसकी, नॉर्मल फॉल्ट की। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, आप जब वन ब्लॉक ऑफ रॉक स्लाइड्स डाउनवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो एक ब्लॉक होता है वो क्या करता है, मूव करता है नीचे की तरफ।
तो रिवर्स फॉल्ट में व्हेन वन ब्लॉक ऑफ क्रस्ट मूव्स अपवर्ड एंड ओवरलैप द अदर, तो इससे हमारे जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स बने हैं, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन आप एग्जांपल देख सकते हो, तो रॉकी माउंटेन्स हो गए नॉर्थ अमेरिका के, तो ये एग्जांपल आपके रिवर्स फॉल्ट के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके रिलेटेड। तो चलिए अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डेनाली फाल्ट लोकेटेड इन साउदर्न अलास्का हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अर्थ शेपिंग अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो ये आपका स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपके साउदर्न अलास्का में पाई जाती है। और ये इसने काफ़ी, इस डेनाली फॉल्ट की वजह से क्या हुआ है, जो आपकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अलास्का की, उसमें उसको और एडजेसेंट जो रीजन है उसको काफ़ी जो है शेप किया है इस डेनाली फॉल्ट ने। तो ये इट लाइज नियर द बाउंड्री ऑफ पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिंगा डिजीज। तो अभी रिसेंटली डिंगा डिजीज जो है वो न्यूज़ में रही है। तो डिंगा डिजीज जो है आपकी ये युगांडा में फैली है। तो डिंगा डिजीज का मतलब क्या है, शेकिंग लाइक डांसिंग। एक्चुअली इस डिजीज में क्या होता है, बॉडी जो है वो शेक करती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको हम डिंगा डिंगा डिजीज भी बोलते हैं। तो इसका जो काज है डिंगा डिजीज़ का, ये अभी तक नहीं पता चला कि किसकी वजह से, कौन से वायरस की वजह से ये जो बीमारी है वो फैल रही है। तो ये आपकी प्रीडोमिनेटली किस में मिलेगी, वुमेन और गर्ल्स को जो है इफेक्ट कर रही है। तो फीवर, इसमें फीवर हो जाता है बहुत ज़्यादा, और एक्सेसिव बॉडी शेकिंग होती है, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में क्या हो जाता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये आपको जो स्टेटमेंट दिखी है, इट इज़ लोकली कॉल्ड डिंगा डिंगा मीनिंग शेकिंग लाइक डांसिंग। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द काज ऑफ डिंगा डिंगा रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी तक इसको किसके थ्रू ठीक करने की कोशिश की जा रही है, एंटीबायोटिक्स दे रही हैं। तो अभी क्योंकि इसका अगर काज ही नहीं पता, तो अभी इसकी जो है कोई वैक्सीन वगैरह ना वो भी नहीं बनी है अभी। तो ऑन विच डे इज नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू ऑनर एस रामानुजन। तो ये बनाया जाता है आपका किस दिन, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे मैथमेटिशियन जो थे रामानुजन जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उनके उनके लिए जो हम क्या मनाए 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे करंट अफेयर के, जो आपको याद रखने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।